वेलकम टू शेयर विज्ञान एपिसोड नंबर 3। जैसा कि हम हर एक वीडियो के पहले कहते हैं कि दिस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, इट इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। सो प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च बिफोर डिसाइडिंग टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। तो यहाँ पे पिछले एपिसोड से हम शुरू करते हैं कि पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि 3 महत्वपूर्ण सवाल हैं जो कि जिनके उत्तर जानना ज़रूरी है अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। तो वो सवाल ये थे कि पहले तो स्टॉक सेलेक्ट कैसे किया जाए, कौन सा स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि स्टॉक कब खरीदना चाहिए। और तीसरा सवाल ये है उससे जुड़ा हुआ कि स्टॉक एक बार आपने ख़रीद लिया तो उसको बेचना कब चाहिए। तो पहली चीज़ तो मैं इसमें ये बोलना चाहता हूँ कि हम इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब हम शेयर खरीद के अपने अकाउंट में ले लेते हैं, उसके बाद वेट करते हैं कि कब उसको बेचना है और फिर बेचते हैं। ये नहीं करते कि हम शेयर को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं उसी दिन जिसमें शेयर हमारे पास एक्चुअली डिलीवर हुई ही नहीं, तो उसको कहते हैं ट्रेडिंग। वो हम नहीं करना चाहते हैं। किसी भी कंपनी का बिजनेस ओनर अगर बनना है, छोटा सा ही सही, तो वो किस हिसाब से हमको देखना है, तो उसका थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं जो पिछले एपिसोड में मैंने कहा था। तो स्टॉक कैसे सेलेक्ट किया जाए, उसमें 3 सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, वो हैं पहला तो सेल्स ग्रोथ देखना चाहिए और उसको कंपेयर करें इंडस्ट्री ग्रोथ के हिसाब से। देखिए हर इंडस्ट्री में सेल्स ग्रोथ अलग अलग होती है। तो अगर लॉन्ग टर्म में देखना है तो कम से कम, अगर नई कंपनी है तो फिर आपको 4-5 साल का देखना चाहिए, पुरानी कंपनी है तो कम से कम 10 साल का देखना चाहिए कि सेल्स ग्रोथ पर ईयर कितनी हो रही है। तो उसको बोलते हैं कंपाउंड एवरेज ग्रोथ रेट। और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, उससे करते हैं। वो हम कभी आगे के एपिसोड्स में बता देंगे अगर लोगों ने पूछा हमसे। तो वो ग्रोथ रेट हमें देखना चाहिए कंपनी का, और नॉर्मली वो ग्रोथ रेट 10% या उसके आसपास होना चाहिए। वैसे ये लास्ट कुछ सालों में जो कोविड का असर आया उससे आपको ये थोड़ा सा कम दिखेगा। तो हो सकता है आप अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया में थोड़ा सा उसके लिए लीवेज छोड़ दें कि ठीक है अगर 7-8% भी है तो ठीक है चलेगा, क्योंकि लास्ट 2-3 साल में काफ़ी डिसरप्ट हुई है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये देख लें। दूसरा, प्रॉफिट ग्रोथ हो रही है या नहीं उस कंपनी में। तो अच्छी खासी अगर प्रॉफिट ग्रोथ होती हुई दिख रही है तो इसके मतलब, और लगातार होती हुई दिख रही है, ये नहीं कि एक साल में कम हो गई फिर बढ़ी, फिर कम हो गई फिर बढ़ी, ऐसे नहीं, कंटिन्यूसली बढ़नी चाहिए। और लास्ट जो है, तीसरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होना चाहिए। तो नॉर्मल केस में आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम से कम 15% के आसपास होना चाहिए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि 6% तो आप एफडी में ही कमा लेते हैं, उसके ऊपर कम से कम 6% तो आपकी इन्फ्लेशन है, तो 12% तो मिनिमम हो गया। तो स्टॉक मार्केट में अगर आपको जाना है तो आपको ऐसी कंपनी ढूंढनी चाहिए जो 15% के आसपास जो है वो रिटर्न ऑन कैपिटल, जितना पैसा लग रहा है उसमें, उस पर इतना कमाए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमने लास्ट टाइम क्या देखा था, 4-5 चीज़ें और देखी थी। एक तो उस कंपनी का मार्केट शेयर कितना है। तो ये ज़्यादातर जो है बड़ी कंपनीज़ के लिए एप्लीकेबल है जो काफ़ी समय से है मार्केट में। पिछले बार हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में जाना था, तो वो बहुत पुरानी कंपनी है, तो वहाँ पे मार्केट शेयर पुरानी इंडस्ट्री में देखना बनता है। लेकिन अगर आप नई इंडस्ट्री देख रहे हैं, नई कंपनी देख रहे हैं, तो उसमें हो सकता है मार्केट शेयर इतना ज़रूरी ना हो देखना, लेकिन फिर भी एक बार अगर आप देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट शेयर उनका बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो कंपनी अच्छा कर रही है। फिर डिविडेंड रिटर्न्स कुछ लोग देखते हैं, सब लोग नहीं देखते हैं, लेकिन कुछ लोग देखते हैं, क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो हमेशा अच्छे डिविडेंड देती हैं। तो एक किसी को अगर रेगुलर इनकम अपने अकाउंट में हर साल चाहिए, थोड़ी बहुत पैसे आते रहें जिससे उनका कैश फ्लो बना रहे, खर्चा करने का पैसा, तो उस केस में वो डिविडेंड रिटर्न देखे जाते हैं। उसके अलावा जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, पिछली बार बताया था, होल्डिंग ऑफ प्रमोटर एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अगर वो होल्डिंग बढ़ रही है या स्टेबल है तो इसका मतलब प्रमोटर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को काफ़ी कॉन्फिडेंस है उस कंपनी में, इसका ये एक मतलब हो सकता है, तो वो भी देखना ज़रूरी है।
फिर डेट इक्विटी रेशियो इसलिए देखा जाता है कि अगर कंपनी कमा रही है अच्छा, लेकिन अगर उसने बहुत ज़्यादा कर्जा लिया हुआ है तो जो भी कमा रही है वो कर्जे का इंटरेस्ट देने में ही निकल गया होगा उनका। तो इसलिए वो कंपनी जो है वो काफ़ी रिस्की है एक तरह से देखें तो, कि अगर उनकी बिजनेस कम हो गई तो वो इंटरेस्ट कहाँ से भरेंगे, ईएमआई कहाँ से देंगे। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर ये हमारे लिए भी एप्लीकेबल है एज इंडिविजुअल्स, तो डेट इक्विटी रेशियो इसलिए देखा जाता है। नॉर्मली डेट इक्विटी रेशियो हर इंडस्ट्री में अलग अलग होता है, तो जिस इंडस्ट्री में कम हो उसमें उस इंडस्ट्री के नॉर्म के हिसाब से देखना चाहिए कि ये कंपनी जो है उस नॉर्म से कम पे है या ज़्यादा पे है। अगर कम पे है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो अपना पैसा इस्तेमाल कर रही है बिजनेस करने के लिए। और करंट रेशियो एक देखा जाता है। करंट रेशियो का मतलब ये है कि उनके पास कितना पैसा पड़ा हुआ है उनके बैंक अकाउंट्स में और ऐसी चीज़ों में जिनको तुरंत बेच के पैसा ले सकें, जैसे कि इन्वेंट्रीज हैं फिनिश गुड्स की वगैरह वगैरह। तो उनसे उनमें कितना पैसा उनके पास है जिससे कि वो अपनी इमीडिएट लाइबिलिटी पूरी कर सकें। इमीडिएट लाइबिलिटी का मतलब हुआ करंट लाइबिलिटी, मतलब जैसे किसी सप्लायर ने उनको कुछ रॉ मटेरियल दिया, उसका पैसा बाकी ये देनदारी है उसकी, या फिर अगले महीने की आपको एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, तो ये सब चीज़ें तो इमीडिएटली देनी पड़ती हैं। तो इन चीज़ों के लिए आपके पास पैसा है या नहीं, ये देखने की ज़रूरत होती है। तो ये नॉर्मली 1 से ज़्यादा होना चाहिए, जितना ज़्यादा हो उतना कंपनी के पास पैसा है अपनी लायबिलिटी ख़त्म करने का। और आखिरी में जो कंपनी पैसा कमा रही है वो प्रोडक्टिव एसेट्स में डाल रही है या नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स में डाल रही है। कुछ कंपनीज होती हैं पैसा बहुत कमाती हैं, जैसे कि डिफेंस इंडस्ट्री आप देखें तो उसमें आपको दिखेगा कि जो नई कंपनीज आ रही हैं डिफेंस सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ भी होगी, तो उसमें पैसा भी कमाएंगे वो। लेकिन अभी तक कम से कम उनकी जो मैनेजमेंट है उनको देखकर ये कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि जो पैसा कमाएंगे उसको ठीक से वापस इन्वेस्ट करेंगे या नहीं। वो कॉन्फिडेंस कुछ समय बाद आएगा जब आप हिस्ट्री देखेंगे उनकी, अभी तो हिस्ट्री है ही नहीं बहुत ज़्यादा। तो ये भी एक देखना ज़रूरी होता है कि उन्होंने नॉन करेंट एसेट्स में कितना पैसा लगाया। इसका अर्थ ये निकलता है कि अगर कंपनी वो पैसा निकाल रही है और मान लीजिए कि महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीद रही है या फिर कुछ और चीज़ें बंगले बना रही है, तो इसके मतलब वो कंपनी पैसा ज़ाया कर रही है। लेकिन अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है नॉन करेंट अच्छे प्रोडक्टिव एसेट्स में, जिससे पैसा और बढ़ रहा है और कमाने की क्षमता बढ़ रही है, तो वो कंपनी अच्छी होती है। तो इन फैक्टर्स को आपको देख लेना चाहिए। ये सारा डेटा पब्लिकली अवेलेबल होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट पे अगर कंपनी के शेयर बेची और खरीदी जा रही हैं, इसके मतलब उनका सारा डेटा पब्लिकली अवेलेबल है। आप नेट पे जाके निकाल सकते हैं किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो आप पिछले 10 साल की निकाल लीजिए, और बहुत सारे वेबसाइट ऐसे हैं जो ये डेटा आपको रेडिली प्रोवाइड कर देते हैं। छोटा मोटा सब्सक्रिप्शन लगता है, कहीं कहीं फ्री में भी मिल जाता है, तो वो आप निकाल सकते हैं। और निकालना ज़रूरी है, थोड़ा सा रिसर्च करना ज़रूरी है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दूसरा सवाल सॉल्व करने में कि आपको कौन सा शेयर कब खरीदना है। अब नॉर्मली क्या होता है कि आपका शेयर मार्केट डेली बेसिस पे ऊपर नीचे जाता है, प्राइस जो है शेयर का ऊपर नीचे जाता है, एक ही दिन में कई बार ऊपर नीचे जाता है। तो आप ये समझ नहीं पाएंगे कि कैसे इसको खरीदें, किस प्राइस पे खरीदें, ये आपके दिमाग में सवाल उठेगा। तो उसके लिए हमको उस कर्व को, वो कर्व बहुत ऐसे फ्लक्चुएट करता है, तो उससे आपको ये नहीं समझ में आएगा कि ये प्राइस जा किधर रहा है। इसलिए हम कुछ इंडिकेटर्स या कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जिससे ये पता चले कि ये प्राइस किस तरफ जा रहा है। तो उस इंडिकेटर को कहते हैं मूविंग एवरेज। कहने का मतलब ये है कि हम पिछले कुछ दिनों की एवरेज प्राइस ले लेते हैं, या कुछ घंटों की, वैसे तो कुछ दिनों की लेनी चाहिए, तो कुछ दिनों की पे हम चलते हैं। तो मान लीजिए पिछले 200 दिनों का हमने एवरेज ले लिया, अब उसको प्लॉट कर दिया। ऐसे हम हर रोज़ प्लॉट करते जाते हैं पिछले 200 दिनों का एवरेज लेके। तो उससे एक ये जो ऊपर नीचे की फ्लक्चुएशन है वो स्मूथ हो जाती है, आपको ग्राफ में स्मूथ दिखेगी, और आपको उससे दिखेगा कि ट्रेंड ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो इस तरह की 3 लाइनें होती हैं जो मैं इस्तेमाल करता हूं, और मेरा एक्सपीरियंस इसको इस्तेमाल करके बहुत अच्छा है।
तो इससे क्या होता है कि फ्लक्चुएशन से कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि वो प्राइस अट्रैक्टिव है खरीदने के लिए या नहीं है। तो ये 3 चीज़ें हैं, वैसे चौथी चीज़ भी है लेकिन पहले एक 3 चीज़ें बता देता हूँ। ये 3 है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, फिर एक होता है 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज, और एक होता है 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज। तो ऐसा समझिए कि 200 सिंपल मूविंग एवरेज जो है, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, वो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड दिखाता है। 50 डे वाला मिड टर्म ट्रेंड दिखाता है और 20 डे वाला शॉर्ट टर्म ट्रेंड दिखाता है। तो अगर आपको सेफली चलना है तो एक अप्रोच रखना है आपको शेयर मार्केट में कंसिस्टेंटली पैसा कमाने के लिए। वो ये है, बहुत सिंपल है, कि बाय एट द लोएस्ट प्राइस एंड सेल एट द हाईएस्ट प्राइस। बाय लो सेल हाई, सिंपल दिखता है, लेकिन ये इसमें आपके दिमाग में यही सवाल उठेगा कि लो क्या है और हाई क्या है, ये कैसे पता करें। तो इस बार में मैं लो का बता देता हूँ, खरीदना कब है। तो इसमें जो मैं एक थ्योरी यूज़ करता हूँ कि अगर आपका प्राइस, जो भी प्राइस है, वो 50 डे, वो 20 डे एवरेज से नीचे है, और 20 डे एवरेज 50 डे एवरेज से नीचे है, और 50 डे एवरेज 200 डे एवरेज से नीचे है, तो इसका मतलब वो प्राइस अट्रैक्टिव प्राइस है, उस प्राइस पे अब खरीद लेना चाहिए। एक तो ये इंडिकेटर हो गया। दूसरा इंडिकेटर होता है जिसको हम कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और आरएसआई। तो आरएसआई ये बताता है, मैं बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाना चाहता, आप चाहें तो नेट पे पढ़ भी सकते हैं, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ कि इसमें ये दिखाता है कि आपकी जो शेयर है वो ओवर वैल्यूड जोन में है या अंडर वैल्यूड जोन में है। कहने का मतलब कि जो उसकी इंट्रिंसिक अंदर की रियल स्ट्रेंथ है कंपनी की, वो उससे ज़्यादा मार्केट उसको इम्पोर्टेंस दे रहा है या कम दे रहा है। तो अगर आपका RSI 14 बोलते हैं उसको, अगर RSI 14 समझिए आपका 30-40 के बीच है कहीं पे, तो इसका मतलब वो शेयर खरीदने लायक है इस वक्त, क्योंकि वो अंडर वैल्यूड जोन में है एक तरह से। और अगर वो 80 के आसपास पहुंच रही है, 60 से ऊपर है, 70 के ऊपर पहुंच गई है, तो इसके मतलब वो ओवर वैल्यूड जोन में है। तो वहाँ पे आपको नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि वो अब प्राइस नीचे आने की तैयारी में है। तो ये दो चीज़ें मैं इस्तेमाल करता हूँ, पिछले काफ़ी दिनों से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसको, और इससे कभी भी कम से कम मुझे तो इससे घाटा नहीं हुआ है। हमेशा एक प्राइस मिली है जो कि काफ़ी रीज़नेबल प्राइस होती है। लेकिन क्या होता है कि अगर आप सोचें कि भाई आपने तो बोल दिया और प्राइस मैंने ख़रीद भी लिया, सबसे नीचे था, कहने का मतलब 200 डे एवरेज सबसे ज़्यादा था, फिर 50 डे एवरेज था, फिर 20 डे एवरेज था, और फिर उसके बाद वो प्राइस थी जिस पे मैंने ख़रीदा, तो काफ़ी नीचे प्राइस थी, और RSI भी 30 और 40 के बीच में था, तो मैंने ख़रीद लिया। उसके बाद भी नीचे चली गई, जा सकती है, लेकिन क्या है कि उसमें आपको फिर भी आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि ये काफ़ी नीचे जा चुकी है। अगर उससे बाद भी नीचे जा रही है तो आप उसको कहते हैं डाउनवर्ड एवरेजिंग कर सकते हैं। खरीदते टाइम हमेशा ध्यान रखिए कि कितना भी अट्रैक्टिव प्राइस हो, एक बार में सारा पैसा नहीं लगाना है, आप थोड़ा थोड़ा करके खरीदिए। जैसे कुछ शेयर्स ऐसी थी, हाई वैल्यूड शेयर्स थी, जिनको मैं एक एक करके भी खरीदा है मैंने। आप 5-5 करके भी खरीद सकते हैं, 10-10 करके भी खरीद सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपको बेस्ट प्राइस एवरेज होते होते कम हो जाए, तो कम हो जाएगी आपकी प्राइस। उसके बाद कैसे अब बेचना कब है वो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। यहाँ पे आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि व्हेन योर 200 डे एवरेज इज ग्रेटर दैन द 50 डे एवरेज is greater than the 20 day average is greater than the price, then it is an attractive time to buy, provided the RSI is between 30 and 40। 30 के आसपास है तो बहुत ही अच्छा है। तो ये सबसे सेफ तरीका है शेयर को खरीदने का। तो इस वीडियो में मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं। पहला तो एक रिव्यू कर दिया, एक समरी कर दी पिछले वीडियो की कि शेयर्स को सेलेक्ट कैसे करें, और दूसरा ये भी बता दिया है एक बहुत ही सिंपल तरीके से कि आप शेयर को खरीदें कब।
तो ये दोनों चीज़ें अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे बिना ज़्यादा रिस्क लिए, तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और स्टेबल हो जाएंगे, जिससे कि आपको आगे लर्निंग आसानी से हो जाएगी। जो हमने कंटिन्यूअल वर्सेस कंटिन्यूअस लर्निंग की बात की थी, कंटिन्यूअल लर्निंग में हम थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, उसके बाद उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे के वीडियोस में मैं 2-3 चीज़ें और बताना चाहता था, वो आपको इसी वीडियो में एक ग्लिम्स दे देता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी कंपनी एक इंडस्ट्री में होती है और कोई भी इंडस्ट्री ऑब्वियसली किसी भी इकॉनमी में होती है। तो 3 चीज़ें समझना ज़रूरी होता है कि शेयर कैसे परफॉर्म करेगी। पहली चीज़ है ओवरऑल इकॉनमी, दूसरी चीज़ है वो इंडस्ट्री जिसमें वो कंपनी है, और तीसरी चीज़ है कंपनी। तो मैंने कंपनी के बारे में आपको बता दिया, लेकिन जब आप पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आप एक ही इंडस्ट्री से कंपनीज को नहीं पकड़ेंगे। तो अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगा आपको कि पोर्टफोलियो बनाने के समय आपको किस तरह से इंडस्ट्रीज़ को सेलेक्ट करना है, और आपको एक इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा एक्सपर्ट से आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जिससे आपको ये समझ में आए कि किसी इंडस्ट्री को कैसे इवैल्यूएट करते हैं बिफोर मेकिंग अ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में हमेशा कई इंडस्ट्रीज़ के आपके शेयर्स होने चाहिए, जिससे आपकी रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई रहे। देखिए, मैंने पहले वीडियो में कहा था कि नॉर्मली क्या होता है, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि आप हाई रिटर्न भी लें और रिस्क आपकी कम हो? आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है? तो ये हो सकता है, इस चीज़ को करने के लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, जो हम यहाँ पे देने की कोशिश कर रहे हैं शेयर विज्ञान में। तो लो रिस्क के साथ हाई रिटर्न कैसे करना है, यही शेयर विज्ञान है। और अगले एपिसोड्स में इसके आगे की चीज़ें हम बताएंगे, जैसा कि मैंने अभी कहा। तो आगे बने रहने के लिए, अगर आप बने रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाता है और वीडियोस आपके लिए लाने का। तो धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी।